मैं कभी कभी बहुत जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक सभाओं में कहता हूं, आखिर हिंदुस्तान की जनता को हो क्या गया? आज हिंदुस्तान में चुनाव होता है, बेकार हाथ मुद्दा नहीं है, किसान की एमएसपी मुद्दा नहीं है। इस मुल्क का किसान एक एक साल तक सड़कों पर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए बैठा है, करोड़ों लाखों घूम रहा है, वो इस मुल्क में मुद्दा नहीं है। महंगाई की मार से त्रस्त जनता, मोदी जी नहीं रहे तो देश डूब जाएगा। मैं सवाल करना चाहता हूँ दक्षिणपुरा के लोगों से, भारत की राजनीति में मोदी जी का उदय तो 2014 में हुआ है, क्या उससे पहले का भारत डूबा हुआ भारत? क्या उससे पहले के भारत के सामने ऐसी घनघोर चुनौतियां थी कि आम आदमी अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करता? कभी कभी आप हिंदुस्तान में इस प्रकार की चर्चा करते हो जिनको मैं नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहते हुए भी मैंने कभी नहीं माना। मैंने मजदूरी की है, यौवन पर चला जावे, और चाय वाले को ये चिंता नहीं रहे कि आसाम के बातों में दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति पर्याप्त मजदूरी के अभाव में कितनी आत्महत्याएं कर रहा है, उससे नियमित डेली मजदूरी से परिवार पालने में किस प्रकार की चुनौतियां आ रही है। जरा भारत के प्रधानमंत्री जी, चाय वालों का तो एक हिसाब किताब दे दो। चाय वाला बनकर आप इस देश के विश्वास को ठगने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या चाय वालों के साथ अकेले आपने न्याय किया? मजदूर के बारे में चिंता करने का दिन भी होना चाहिए। और मैं जब चिंता करने की बात कर रहा हूं तब बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 19वीं सदी में जब यह आंदोलन हुआ तब भी किसी न किसी के मन में ये चिंता पैदा हुई। दुनिया में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ शारीरिक श्रम शोषण की सीमा पार तक, शोषण की सीमा पार तक, और 10 समय का मेहनत का अशिक्षित मजदूर शायद शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता। और इसलिए ये सबसे पहले आवाज उठी अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र के पढ़े लिखे मजदूर लोगों के बीच में से। बहुत हो गया वो मजदूर जिसकी कीमत पर राष्ट्र का निर्माण होता है, वो मजदूर जिसकी कीमत पर समाज का निर्माण होता है। और केवल राष्ट्र और समाज का निर्माण नहीं होता, मजदूर के बिना राष्ट्र और समाज के निर्माण की कल्पना पूरी नहीं की जा सकती। अब उस मजदूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण की सीमा समाप्त होनी चाहिए। इसी ध्वनि में से एक आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन ने 1 मई का अवसर सारी दुनिया को दिया, जब हम मजदूर के हक अधिकार की चिंता करें, चर्चा करें। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजादी के बाद भारत में भी कई श्रम कानून बने, कई श्रम विधियां बने, मिनिमम वेजेस के कानून बने, लेकिन क्या आजादी के बाद बने श्रम कानूनों से, श्रमिक विधियों से तमाम संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर के साथ न्याय और इंसाफ हो गया? आज आप जाओ कारखानों में, संगठित क्षेत्र का मजदूर अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है, लड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन 80% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करता है, दैनिक मजदूरी पर काम। और असंगठित क्षेत्र का दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला व्यक्ति अपने हक और अधिकार को सुरक्षित नहीं रख पाता, और उसका परिणाम क्या हो रहा? कभी सरकारों ने इस पर गंभीरता से सोचा ही नहीं। आज मिनिमम वेज
दस्तावेज की बात करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत के प्रधानमंत्री, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं हम अमृत काल में प्रवेश कर गए, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। भारत की आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करूं, प्रधानमंत्री जी आजादी का अमृत काल तो आप मना रहे हो, लेकिन आजादी के अमृत काल में भारत के मजदूर के जीवन में क्या बेसिक परिवर्तन आया? कभी कभी आप हिंदुस्तान में इस प्रकार की चर्चा करते हो जिनको मैं नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहते हुए भी मैंने कभी नहीं माना। मैंने मजदूरी की है, मैंने चाय बेची है। अगर आपने मजदूरी की और चाय बेची तो मैं आज इस मंच से ये सवाल करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपके आने के बाद चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये दुनिया में नौटंकी पूर्ण प्रचार पूरे यौवन पर चला जावे और चाय वाले को ये चिंता नहीं रहे कि आसाम के बागों में दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति पर्याप्त मजदूरी के अभाव में कितनी आत्महत्याएं कर रहा है, उससे नियमित डेली मजदूरी से परिवार पालने में किस प्रकार की चुनौतियां आ रही है। जरा भारत के प्रधानमंत्री जी, चाय वालों का तो एक हिसाब किताब दे दो। चाय वाला बनकर आप इस देश के विश्वास को ठगने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या चाय वालों के साथ अकेले आपने न्याय किया? हिंदुस्तान आज मजदूर दिवस के इस अवसर पर आपसे हिसाब मांग रहा है, कितने आसाम के बागों में चाय के मजदूरों ने आत्महत्या की है। कम मजदूरी के कारण, जीवन की चुनौतियों के कारण अगर चाय वाले के मन में चाय के मजदूर के प्रति भी दर्द नहीं है तो फिर हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के प्रति उसके मन में दर्द नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, देश के मजदूर के सामने चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां, और ये चुनौतियां आज इसलिए गौण होती चली जा रही है। आप देख रहे होंगे पिछले 10, 11, 12 सालों से, आज तो कल भारत सरकार ने कह दिया हम जातिगत सेंसस करेंगे, और जातिगत सेंसस जब होगी तो एक एक व्यक्ति के परिवार का डाटा आएगा, कौन किस हालात में जी रहा है, कौन सरकार में व्यवस्था में किस स्थिति में खड़ा है, रोजगार के अवसर उसके पास कितने हैं, एक एक समाज का ये दृश्य चित्रण सामने आ जाएगा। लेकिन इस मुल्क में पिछले 10-15 सालों से क्या दृश्य बना हुआ? आज हम मजदूर दिवस पर लक्ष्मीपुरा में बैठकर मजदूर की बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, खान के मजदूर की बात कर रहे हैं। और केवल खान का मजदूर नहीं होता, खेत में फसल काटने वाला भी मजदूर होता है। मजदूर होता है किसी के घर पर जाकर बर्तन मांजने वाला भी मजदूर होता है, किसी के घर जाकर कपड़े धोने वाला भी मजदूर होता है, श्रमिक होता है। कितने लोग हैं जो अपनी आजीविका अपनी श्रम की शक्ति के आधार पर चला रहे हैं, लेकिन जितनी उसकी श्रम शक्ति का संचय होता है उसका पारितोषिक उतना है भी। और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और कभी कभी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम कुछ सालों में कितने बिलियन, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था दुनिया में, और कुछ चंद समय बाद भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमको ऐसी दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति नहीं चाहिए जहां एक अडानी अंबानी के पास तो दुनिया के धनपतियों से ज्यादा धन हो जाए, और भारत की हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने आज भी 2200 कैलोरी खाने वाले को गरीबी की जीवन रेखा से ऊंचा मान लिया कि गांव में जो व्यक्ति 900 रुपए से 1100 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं। शहरों में जो व्यक्ति 1500 से 2000 रुपया कमाता है वो गरीबी की सीमा रेखा के दायरे में नहीं आता। अगर सरकारों का ये नजरिया बन जाए कि इतनी सी राशि कमाने वाले, इतनी सी राशि वो गरीबी की सीमा रेखा के बाहर, तो फिर भारत की गरीबी कैसे?
भारत को जब तक हम एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाकर खड़ा नहीं कर देते, उसको सबल और शक्तिशाली नहीं बना देते, तब तक हम भारत को परम वैभव पर शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के कई कोनों में ये भाषण दिया, हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं महीने का उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने तब बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सभा में कहा था, प्रधानमंत्री जी शर्म आ रही है मुझे, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद दुनिया के ताकतवर महामानव जैसे प्रधानमंत्री भारत जैसे कोई इनके आने के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है, आज भी 80 करोड़ भारत के लोग 5 किलो की सरकारी खैरात पर पलते हो, इससे बड़ी चिल्लत की बात भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी, आप ये कहने के बजाय कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं महीने का दे रहा हूं, आप कहते मैंने 80 करोड़ लोगों में 10 साल में आत्मनिर्भरता की वो ऊंचाई बना दी है कि उनमें से 40 करोड़ लोग अपने दरवाजे पर आकर झोली फैलाने वाले गरीब आदमी को 5 किलो महीने का दाम देने की स्थिति में आ गए। तब तो हम मानते कि आपने भारत के उस गरीब किसान को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाकर खड़ा, आपने उस कृषि मजदूर को, आपने उस मेहनत कश को जो अपने हाथों से मेहनत करता है, शरीर का पसीना बहाता है, उसमें एक अद्भुत प्रकार की आत्मनिर्भरता ला दी। क्या मैं मजदूरों से पूछ सकता हूँ, क्या 5 किलो की खैरात 80 करोड़ लोग झोली फैलाकर सरकार से पाते रहे, ये सरकार की उपलब्धि है? सरकार की खैरात पर से निर्भरता खत्म हो, लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर लोगों के मददगार बनने की स्थिति में आ जाए, ये स्थितियां अगर आप 10 साल में हिंदुस्तान की आंशिक मात्र भी बना पाए होते तो हम कहते भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर काम करते हैं। पर काम करने की जरूरत क्या है? मैं कभी कभी बहुत जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक सभाओं में कहता हूं, आखिर हिंदुस्तान की जनता को हो क्या गया? काम करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में चुनाव होता है, बेकार हाथ मुद्दा नहीं है, किसान की एमएसपी मुद्दा नहीं है। इस मुल्क का किसान एक एक साल तक सड़कों पर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए बैठा रहे, 1800 लोग सड़क पर बैठे बैठे दम तोड़ दे, वो भारत के इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है, मजदूर मुद्दा नहीं, डिग्री लेकर बेकार हाथ जो सड़कों पर करोड़ों लाखों घूम रहा है, वो इस मुल्क में मुद्दा नहीं है। महंगाई की मार से त्रस्त जनता जो 2 टाइम रोटी ढंग से नहीं खा पा रही है, वो मुद्दा नहीं है। और तो मुद्दा हो गया सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा 400 रुपए लीटर का डीजल भी ले लेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी जी नहीं रहे तो देश डूब जाएगा। मैं सवाल करना चाहता हूं लक्ष्मीपुरा के लोगों से, भारत की राजनीति में मोदी जी का उदय तो 2014 में हुआ है, क्या उससे पहले का भारत डूबा हुआ भारत था? क्या उससे पहले के भारत के सामने ऐसी घनघोर चुनौतियां थी कि आम आदमी अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करता था? सत्ता पर बने रहने के लिए देश में एक उन्माद पैदा कर दिया धर्म के आधार पर, और देश उसमें बह रहा, देश उसमें बह रहा, और उस बहाव के चलते हुए भूल गया वो मजदूर कि चुनाव में कोई आकर कहे कि हम मिनिमम वेजेज को बढ़ाएंगे, 500 करेंगे, 700 करेंगे। एक मजदूर के घर में 5 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप और पति पत्नी मिलाकर 10 लोग होते हैं। 200-400 रुपए के मिनिमम वेजेज में जो महीने में 15 दिन मिलता होगा उसको हाथ का काम, उसका परिवार नहीं पल सकता। कोई आवे और चुनाव के समय भारत का भाग्य विधाता बनने वाला कोई नेता कहे नहीं नहीं, मैं इस बार भारत के एक एक मजदूर की चिंता करूंगा, मेरी सरकार आई तो मैं मजदूर के हाथ को ताकत दूंगा, मजदूर के रोजगार। पर कहां उस सारे मजदूर के पास ये सोचने का ये विचार करते? मजदूर को तो भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ और
अगर मोदी जी नहीं आए तो देश खतरे में पड़ जाएगा, मेरा रोजगार जाए भाड़ में, मैं 15 दिन की जगह 5 दिन काम कर लूंगा और फिर अगर रोटी नहीं तो 2 दिन भूखा भी रह जाऊंगा। क्या ऐसा जीवन इस भारत को विश्व गुरु बना सकता है? क्या दुनिया की 5वें नंबर से 3रे नंबर की आर्थिक शक्ति बना सकता है? सबल और ताकतवर राष्ट्र बना सकता है? आज भी हंगर इंडेक्स में जाएंगे तो दुनिया के छोटे छोटे देशों से भी हमारी गिरी हुई स्थितियां, कौन चर्चा करेगा इसमें? कौन चर्चा करेगा? मैं बहुत जिम्मेदारी से अगर आज आप लोगों से सवाल पूछूं कि आखिर देश जा कहां रहा? रोज कोटा में पढ़ने वाला बच्चा आत्महत्या कर रहा है, रोज इस मुल्क में आए दिन बेरोजगार डिग्री हाथ में लेकर आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी के गन्ना के किसान तक, आज तो यूपी का चुनाव नजदीक आया तो अखबार में बड़ा छपा है, गन्ने के बारे में कुछ 350 रुपए कुछ कर दिया है। क्या ये सब चुनावी एजेंडा है? क्या इस मुल्क की राजनीति में सरकारों के फैसले भारत के आवाम के हित में होने के बजाय चुनाव में मुझे किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, इस तौर तरीकों से भारत में फैसले होने लगेंगे? मेरी कुर्सी, मेरा हित, मेरा शासन, मेरी पार्टी, मेरी जीत सुनिश्चित कैसे हो? मेरी सरकार के तमाम फैसले उसमें होंगे और आपका हित, आपके साथ न्याय और इंसाफ पूर्ण हो जाए तो फिर क्या? मेरे समझ में नहीं। और इसलिए तो कहता हूं, क्या भारत के किसी चुनाव में मजदूर मुद्दा बनता? क्या बंद पड़े कल कारखाने? क्या बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं? कोटा की औद्योगिक नगरी की पहचान मिट गई। कभी कभी लोग कहते थे राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान के कानपुर को ग्रहण लग गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, बिरला जी 5 साल लोकसभा के अध्यक्ष रहे हो, मेरा कोटा जो कानपुर कहलाता था उसकी छवि पर ग्रहण लग गया। आप इससे ताकतवर और किसी स्थिति में जा नहीं सकते, आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। आपको मेरे जनता के आशीर्वाद से यह अवसर मिला था तो आपको उस ग्रहण को मिटाना चाहिए था। यहाँ के जेके के मजदूर अपने साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते, मैं जब विधानसभा में 2005 में मजदूर की बात कर रहा था तब मेरे सामने आंकड़ा था 150 लोग या तो आत्महत्या करके या भूख, बेरोजगारी और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। और जिन मजदूरों के बच्चे जेके के सेंट पॉल सोफिया जैसे स्कूलों में पढ़ा करते थे, आज सरकारों की गलत नीतियों के कारण मूंगफली का ठेला चला रहे हैं, कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस स्थिति से मेरे कोटा को निकालिए। ये स्थितियां कमोबेश सारे राजस्थान में जहां कहीं भी बन रही है तो सरकारों की नीतियों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब तो इंडस्ट्री अगर कहीं लगेगी तो बिरला जी की लगेगी, इंडस्ट्री अगर कहीं लगेगी तो अमित शाह जी के बेटे की लगेगी, और कोई दूसरा भी लगा रहा है तो हमारी धरती पर 50% पार्टनर के बगैर तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ इंडस्ट्री लगा पाएगा? ये नजरिया जो राजनीति में बन गया, कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? और इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि अपने आप को इतना बुलंद करो। ये लड़ाई मजदूर बहुत आसानी से लड़ सकता है, मजदूर इतना कमजोर नहीं। मुझे कोई कह रहे थे आजादी के बाद लक्ष्मीपुरा में कांग्रेस कभी नहीं हारी, प्रहलाद गुर्जर हार गया लोकसभा, बोला गरीब आदमी है, इन्हें धमका दिया, दबा दिया, कुछ माल मटेरियल कर दिया। अगर गरीब आदमी डरने लगा तो ये देश डरपोकों का देश बन जाएगा। अगर वो मजदूर डरने लगा जिसके सामने जीवन की चुनौतियां सबसे बड़ा संघर्ष है, वो छोटे से संघर्ष से कायराना रूप से घबरा गया तो देश कायरों का देश बन जाएगा। ये ताकत, ये लोहे के हाथ, ये मजदूर के पास है जो जिंदगी की चुनौतियों से, पेट को पालने की चुनौतियों से, परिवार को पालने की चुनौतियों से। इससे बड़ी चुनौतियां व्यक्ति के जीवन में कुछ और हो नहीं सकती। जो सबसे कठिन चुनौतियों से लड़ता है वो अगर सरकारों की
छोटी छोटी धमकियां धमकियां नीतियों के सामने घुटने टेकने लग जाएगा तो फिर उसका चेहरा कायराना चेहरा बन जाएगा। मजदूर का चरित्र ऐसा होना चाहिए। मजदूर सत्ता का सिपाही नहीं है, सत्ता का दलाल नहीं है, सत्ता की रहनुमाई पर नहीं जीता है, पसीने की बूंदें धरती में डालता है। अगर वो खेती का मजदूर भी है तो अन्न धन पैदा करता है, पूरे देश को पालता है। उसके पसीने की कीमत सोने की तरह जब चमकती है तो देश में खुशहाली नजर आती है। उसका पसीना जब चंदन की गंध फैलाता है तो इस मुल्क में बेभूति नजर आती है। जिस रोज मजदूर के शरीर का पसीना चंदन की खुशबू और माटी को सोने का रंग देना बंद कर देगा, इस देश के विकास का पहिया थम जाएगा। और इसलिए मैं मजदूरों से